बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फेलोज़, आज हम CNSA 1997 पर दूसरा सेशन करने जा रहे हैं। पहले सेशन में हमने 5 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट किया और आज के इस सेशन में 5 मज़ीद क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। इस CNSA के अंदर जो प्रोबेबल क्वेश्चन फार्मूलेट कर बन सकते हैं, हो सकते हैं, या जिनको पोटेंशियल क्वेश्चन टू बी आस्क्ड इन द एग्ज़ाम कहा जा सकता है, या जो पास पेपर में किसी आस्पेक्ट से पूछे गए हैं, वो तकरीबन यही क्वेश्चन बनते हैं। आज के लेक्चर में जो 5 क्वेश्चन हम अटैम्प्ट करने जा रहे हैं, पहले मैं वो आपके सामने रखता हूँ, फिर वन बाय वन इन द लाइट ऑफ प्रोविजंस ऑफ CNSA 1997 और सुपीरियर कोर्ट्स की जजमेंट्स की रोशनी में इनको डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन जो फार्मूलेट किया है वो डिस्कस फार्मूला प्रोवाइडेड इन सेक्शन 3 of CNSA 1997 to determine the percentage of narcotic drug in the contraband material which is in liquid form sent for analysis. Furthermore, discuss as to whether compliance of section 3 is mandatory or directory in nature, and if section 3 is not complied with, what will be impact of this non-compliance upon the case of prosecution. इसको सेकंड क्वेश्चन, लेकिन 7 नंबर, हम चूँकि उस सीरीज को लेकर चल रहे हैं तो हम इसको क्वेश्चन 7 कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है डिफाइन कंट्रोल डिलीवरी एंड डिस्कस अंडर कवर एंड कंट्रोल डिलीवरी ऑपरेशन। नंबर 8 डिस्कस सर्च एंड सर्च वारंट एंड पावर्स ऑफ पुलिस ऑफिसर अंडर CNSA 1997. Question number 9, general principle is that burden of proof is on prosecution in criminal cases and prosecution has to stand its case on its own footing. Can this principle be applied strictly on the cases of CNSA discussed with reference to section 29, 30 of CNSA 1997 and judgments of the Superior Court? Question number 10, discuss in detail freezing, forfeiture and confiscation in detail in the light of provisions of CNSA 1997. Dear fellows, आज का पहला क्वेश्चन और हमारे वैसे CNSA पे जो छठा क्वेश्चन है वो है कि वो फार्मूला जो सेक्शन 3 के अंदर दिया गया है टू डिटरमिन द परसेंटेज इन लिक्विड कंट्राबैंड, अगर उसको कंप्लाई नहीं किया गया तो क्या उसकी कंप्लाइंस करना मैंडेटरी था या डायरेक्टरी था, और अगर उसको कंप्लाई विद नहीं किया गया तो उसका प्रोसिक्यूशन के केस पर क्या इम्पैक्ट आएगा। थोड़ा सा हम इस क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। हम देखते हैं कि जब भी कंट्राबैंड रिकवर होती है, नारकोटिक ड्रग रिकवर होती है, जब CNSA को भी हमने पढ़ा तो CNSA के अंदर भी जब हमने देखा सेक्शन 2G को जहाँ पे कोका डेरिवेटिव है, या 2H को जहाँ पे कोका लीफ है, या 2T जहाँ पे ओपियम है, या 2U जहाँ पे ओपियम डेरिवेटिव है, हमने ये देखा कि ये जो कंट्राबैंड है या नारकोटिक ड्रग है ये लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है और सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है। सेक्शन 3 ये कहता है, जैसे हम ये एल्कोलॉइड्स के इंजेक्शन हम देखते हैं कि वो जो एडिक्ट लोग हैं वो इंजेक्शन अपने आप को लगा रहे होते हैं। अब ये जो नारकोटिक इंजेक्ट कर रहे होते हैं अपने बॉडी के अंदर, ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं। अब सेक्शन 3 ने ये कहा कि अगर ये जो कंट्राबैंड है विच इज़ बीइंग यूज्ड बाय द एडिक्ट और विच हैज़ बीन रिकवर्ड फ्रॉम द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन, तो उसको ये डिटरमिन करने के लिए कि इसके अंदर जो नारकोटिक ड्रग है या जो कंट्राबैंड है वो किस हद तक है, इसलिए कि इसका डिटरमिन करना क्यों ज़रूरी है, ये इसलिए ज़रूरी है कि जब हम सेक्शन 2 का G, 2H, 2T और 2U पढ़ते हैं तो उसके अंदर ये बताया गया कि जब कोका डेरिवेटिव सपोज कि एक लिक्विड मिला है, अब ये लिक्विड जो है ये प्योरली लिक्विड फॉर्म भी हो सकता है और ये सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर भी हो सकता है। अब उनने कहा कि जब 2G का आगे सब 4 पढ़ते हैं तो उसके अंदर ये कहा कि ऑल प्रिपरेशंस, इसका मीन्स यानी 3 पहले बता दी और चौथा ये बताया कि मीन्स ऑल प्रिपरेशंस कंटेनिंग मोर देन 0.1% ऑफ कोकेन, यानी अगर एक लिक्विड फॉर्म में कोई कंट्राबैंड मिला है और वो एलिजिबली जो है वो कोकेन है या कोका लीफ, कोका डेरिवेटिव है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसके अंदर 0.1% डिटेक्ट हो।
यानी अगर इससे कम है तो वो फिर ये नहीं समझा जाएगा कि ये कंट्राबैंड है, यानी ये नार्कोटिक ड्रग है। इसी तरह कोका लीफ के अंदर भी यही कहा गया कि ऑल प्रिपरेशंस कंटेनिंग मोर देन 0.1% ऑफ कोकेन। इसी तरह ओपियम के अंदर कहा गया 0.2% ऑफ मॉर्फिन, और 2U के अंदर कहा गया 0.2% ऑफ मॉर्फिन और कंटेनिंग एनी डायसिटिल मॉर्फिन। अब ये डिटरमिन करने के लिए फार्मूला क्या दिया गया कि ये परसेंटेज को कैसे डिटरमिन किया जाएगा, इसको सेक्शन 3 ने बताया। सेक्शन 3 में आपके सामने रीड आउट करता हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग बेहतर तरीके से डेवलप हो सके। सेक्शन 3 कहता है कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेजेस इन लिक्विड प्रिपरेशंस। The federal government may make rules prescribing the method by which percentage in the case of liquid preparation shall be calculated for the purpose of clauses G, H, T and U of section 2. अब G, H, T एंड U ऑफ सेक्शन 2 मैंने आपके सामने रख दिया कि इसका जो कोका डेरिवेटिव है, कोका लीफ है, ओपियम है और ओपियम डेरिवेटिव है। अब उन्होंने कहा कि फेडरल गवर्नमेंट रूल्स मुरतब करेगी और उन रूल्स के तहत आप जो है इसको डिटरमिन करेंगे। एंड एज लॉन्ग एज फेडरल गवर्नमेंट डजंट फार्मूलेट द रूल्स, तो फिर ये जो इसके प्रोवाइजोस के अंदर फार्मूला दिया गया है वो इसका फार्मूला फिर चलेगा। वो फार्मूला क्या उन्होंने क्या, प्रोवाइडेड दैट अनलेस एंड अनटिल सच रूल्स आर मेड सच परसेंटेजेस शैल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस दैट अ प्रिपरेशन कंटेनिंग 1% ऑफ अ सब्सटेंस मीन्स अ प्रिपरेशन इन विच 1 ग्राम of the substance if a solid or 1 milliliter of the substance if a liquid is contained in every 100 milliliter of the preparation and so on in proportion for any greater or less percentage। अच्छा, अब एक थोड़ी सी चीज़ कंफ्यूज यहाँ पे ये करती है कि ऊपर हेडिंग ये है कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेजेस इन लिक्विड प्रिपरेशन, तो नीचे जो है वो सॉलिड का भी जिक्र आया। जैसा मैंने पहले बताया कि ये जो लिक्विड फॉर्म में या जिसके साथ सेक्शन 3 डील कर रहा है, ये 2 सूरतों में हो सकते हैं। प्योरली ये लिक्विड फॉर्म में भी हो सकते हैं और इसके साथ ये मिक्सचर भी हो सकता है, जैसे पाउडर और उसके साथ जो है वो लिक्विड फॉर्म जो है वो मिक्स होती है। ये सॉलिड का लफ्ज़ इसलिए यूज़ हुआ कि अगर एक लिक्विड फॉर्म में कुछ मिक्सचर है सॉलिड का तो वहाँ पे डिटर्मिनेशन कैसे होगी। उनने कहा कि अगर इसकी प्रेपरेशन के अंदर 1 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस इफ अ सॉलिड और 1 मिलीलीटर ऑफ द सब्सटेंस इफ अ लिक्विड इज कंटेन्ड इन एवरी 100 मिलीलीटर ऑफ द प्रिपरेशन, यानी अगर 100 मिलीलीटर के अंदर एक लिक्विड फॉर्म में 1 मिलीलीटर मिल जाता है तो उसे कहा जाएगा 1%। इसी तरह अगर 1 ग्राम मिल जाता है तो उसे कहा जाएगा 1%। तो अब ये हमें पता चल गया कि अगर डिटरमिन करना है तो 1 मिलीलीटर में अगर 1 मिलीलीटर मिल जाता है तो 1% हो जाएगा, और अगर ये 1 ग्राम मिल जाता है तो ये 1% कहलाएगा। अब इसके अंदर एक चीज़ की क्लैरिटी और क्लैरिफिकेशन इस हवाले से करना ज़रूरी है कि ये जो लिक्विड फॉर्म है, जब हमने इसकी कंट्राबैंड पढ़े या ऐसी चीज़ें विच आर प्रोहिबिटेड बाय द CNSA या पनिशेबल है बाय द CNSA, तो हमने 3 चीज़ें पढ़ी, नार्कोटिक ड्रग, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस और इसके साथ कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस। लेकिन जब लिक्विड फॉर्म की बात हुई तो इसने साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस को एक्सक्लूड कर दिया और कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस को एक्सक्लूड कर दिया। यहाँ पे ये जो सेक्शन 3 है, दिस विल अप्लाई ओनली ऑन 2G यानी कोका डेरिवेटिव पे, 2H कोका लीफ पे, 2T ओपियम पे, 2U ओपियम डेरिवेटिव पे। ये साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस जो एक लंबी फेरिस शेड्यूल में दी गई उस पर अप्लाई नहीं होगा। अब ये तो हमने ये देख लिया कि ये किस तरह डिटर्मिनेशन होगी। अब अगला क्वेश्चन ये है कि अगर केमिकल एग्जामिनर के पास सेक्शन जैसा कि हमने पढ़ा 34, 35 और 36 के हमने अंदर पढ़ा, 35 और 36 के अंदर हमने पढ़ा कि केमिकल एग्जामिनर के पास जब ये कंट्राबैंड या नार्कोटिक ड्रग जो है वो जाएगा तो उसे एग्जामिन करेगा। अच्छा, जब वो उसे एग्जामिन करेगा तो वो एक रिपोर्ट मरतब करेगा। अब जब वो रिपोर्ट सपोज कि उसके बाद एक लिक्विड फॉर्म में जो है वो इनमें से कोई जाती है और वो उस पर उसकी परसेंटेज का तयन नहीं करता। अब अगर वो परसेंटेज का तयन नहीं करता तो सेकंड पार्ट ऑफ आवर क्वेश्चन इज दैट कि क्या उसका इसका तयन करना मैंडेटरी है या डायरेक्टरी है, और अगर वो नहीं करता तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे और उसका इम्पैक्ट ऑन द केस ऑफ प्रोसिक्यूशन क्या होगा। इस हवाले से हमारे पास 2 जजमेंट्स हैं। एक जजमेंट है PLJ 2009 CRC लाहौर,
पेज 785 DB की है और दूसरी है PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट पेज 669, ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की है। इन दोनों के अंदर बड़ा कैटेगोरिकली ये कहा गया कि ये जो प्रोविजन है सेक्शन 3 का, जिसमें परसेंटेज का तयन करना और फिर केमिकल एग्जामिनर का अपनी रिपोर्ट के अंदर इसका मेंशन करना मैंडेटरी है। ये पहले मैं आपके सामने पहली जजमेंट का रेलेवेंट पोर्शन रखता हूँ। इन केसेस ऑफ रिकवरी ऑफ कंट्राबैंड मटेरियल इन लिक्विड फॉर्म फॉलिंग विद इन द डेफिनेशन ऑफ सबसेक्शन G, H, T and U of section 2 of the CNSA Act 1997 for the application of formula as given in the proviso of section 3 of the said act, the ascertainment of the required percentage of narcotic drug is must. However, in this case, the chemical examiner, who was under a legal obligation to find out the percentage of the detected opium alkaloids, failed to do so. Resultantly, appeal in hand is accepted. Consequently, the application under section 3 of CNSA Act filed by the applicant stands allowed. अब यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि ये मैंडेटरी प्रोविजन है विच हैज़ टू बी कंप्लाइड विद द केमिकल एग्जामिनर एंड हैज़ टू मेंशन परसेंटेज इन हिज रिपोर्ट। अब ये है कि अगर ये कंप्लाई विद ना किया जाए तो इसका प्रोसिक्यूशन के केस पर इम्पैक्ट क्या आएगा। ये जो मैंने जजमेंट PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट 669 आपको बताई, इसके अंदर उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे ये लिखा, जैसा कि हमने सेक्शन 36 के अंदर ये पढ़ा था कि रिपोर्ट इशूड बाय द केमिकल एग्जामिनर, उसके साथ जो एडमिसिबल है वो पर सी, और इसके साथ साथ उसकी जो एविडेंशियल वैल्यू है वो कंक्लूसिव पीस ऑफ एविडेंस की है। लेकिन इस जजमेंट के अंदर ये लिखा गया कि अगर सेक्शन 3 की कंप्लायंस नहीं होती तो फिर इस रिपोर्ट की जो एविडेंशियल वैल्यू है दैट विल बी रिड्यूस टू नथिंग। और ये रेलिवेंट पोर्शन मैं आपके सामने रखता हूँ। द रिपोर्ट्स ऑफ द केमिकल एग्जामिनर होपलेसली फेल टू मेंशन द परसेंटेज ऑफ मॉर्फिन फाउंड इन द इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस, leaving it uncertain whether it passes for a narcotic drug or not. This fatal omission makes the reports of the chemical examiner inconclusive and unreliable to support conviction under the act. The fellows, ये था सेक्शन 3 पर क्वेश्चन जो हमने फार्मूलेट किया, जिस पर जजमेंट की रोशनी में और रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द CNSA हमने डिटेल के साथ जो है वो रोशनी डालने की कोशिश की। 7th नंबर पर क्वेश्चन जो हमने फार्मूलेट किया वो है डिफाइन कंट्रोल डिलीवरी एंड डिस्कस अंडर कवर एंड कंट्रोल डिलीवरी ऑपरेशन विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ CNSA 1997। ये फिर जब हम इसको CNSA के सेक्शन 2J को देखते हैं तो वहाँ पर कंट्रोल डिलीवरी को डिफ़ाइन किया गया है। कंट्रोल डिलीवरी बेसिकली एक टेक्निक है जो कि फेडरल गवर्नमेंट की इल्म के साथ यानी नॉलेज में होते हुए और फेडरल गवर्नमेंट की परमिशन के साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये टेक्निक क्या है? ये टेक्निक ये है कि जो भी कोई इलिसिट या सस्पेक्ट कंसाइनमेंट्स रिलेटिंग टू नारकोटिक ड्रग, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस या केमिकल प्रीकर्सर्स या कंट्रोल सब्सटेंसेस की सूरत में बॉर्डर क्रॉसिंग हो रही होती है, जैसे अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में आ रही है, पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान में जा रही है, या पाकिस्तान के किसी भी बॉर्डर से पाकिस्तान से किसी दूसरे मुल्क में या दूसरे मुल्क से पाकिस्तान में आ रही है, तो ये चेक करने के लिए कि कौन कौन से लोग हैं इन ऑफेंसेस की कमीशन में इन्वॉल्व हैं जो कि कॉग्निजेबल हैं अंडर CNSA। तो ये बंदे ऐसे डिप्यूट किए जाते हैं जिनके पास ये कंट्राबैंड होती है, जो इन कॉन्टैक्ट विद दी पेडलर्स होते हैं, जो इसका इलीगल और इलिसिट बिजनेस कर रहे होते हैं, उनके राब्ते में होते हैं, लेकिन इनको इंडेमनिटी हासिल होती है सिर्फ ये नज़र रखने के लिए कि इस सारी एक्टिविटी में, इस कॉब वेब में ये जो नारकोटिक्स के मतलब है, नारकोटिक ड्रग्स के मतलब है, इसकी पोजेशन के मतलब है, इसकी ट्रैफिकिंग के मतलब है, इसकी इंपोर्ट के मतलब है, इसकी एक्सपोर्ट के मतलब है, उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उनको डिटेक्ट किया जाए। अब ये ऑपरेशन कैसे होता है, किसकी अप्रूवल से होता है और किन ग्राउंड्स पे होता है, और जो कर रहे होते हैं उनको क्या क्या एक्टिविटीज़ करने की इजाज़त होती है, और फिर उनको क्या लॉ की तरफ से क्या शेल्टर हासिल होता है, ये सारी की सारी बातें जो हैं वो सेक्शन 24 के अंदर डिस्कस हुई हैं। 24 ये कहता है कि सब्जेक्ट टू सेक्शन 2 यानी जिसमें डेफिनेशन दी गई है,
या किसी ट्रीटी या किसी अरेंजमेंट या अंडरस्टैंडिंग जो किसी भी और मुल्क के साथ हुई है उसको फॉलो करते हुए फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अप्रूवल दे सकती है ये ऑपरेशन करने का कि कुछ लोगों को डिप्यूट किया जाए और वो लोग जो हैं वो डिटेक्ट करें, आइडेंटिफाई करें, ये अपने आप को प्रिटेंड करते हुए कि वो भी ड्रग पेडलर हैं या वो उन्हीं में से लोग हैं। इस सारी एक्सरसाइज का पर्पस सिर्फ ये होगा टू गैदर द एविडेंस रिगार्डिंग द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस अंडर CNSA। यानी अगर ऑफेंस कमिट हो रहा है लेकिन पता नहीं चल रहा तो ये लोग वहाँ पर अपने आप को कैमोफ्लैज करके इन सारी एक्टिविटी को मद्देनजर रखेंगे और एविडेंस गैदर करेंगे। अब ये दो शराइत की बुनियाद पर यानी जब ये अप्रूवल फेडरल गवर्नमेंट देगी तो दो चीज़ों को मद्देनजर रखेगी। एक ये चीज़ को मद्देनजर रखेगी कि कुछ सस्पेक्ट्स हैं, कुछ मशकूक लोग हैं जो कि वहाँ से ट्रांसफ़र यहाँ करते हैं या यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करते हैं और वो ऐसे ऑफेंसेस में इंगेज्ड हैं जो कि CNSA के तहत जो है वो कॉग्निजेबल है। एक तो इस चीज़ को मद्देनजर रखेगी, दूसरी इस चीज़ को मद्देनजर रखेगी कि प्रॉपरली जो ऑपरेशन करने जा रहे हैं वो प्रॉपरली डिज़ाइंड है, यानी उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो रिजल्ट ओरिएंटेड है। अब ये जो ऑपरेशन है ये कितनी देर के लिए इजाज़त इसकी दी जा सकती है, इसका 24(3) ये कहता है द फेडरल गवर्नमेंट में गिव अप्रूवल फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 months। तीन माह से ज़्यादा की इजाज़त नहीं देगी। अब ये जो पार्टिसिपेंट्स हैं यानी जो इस ऑपरेशन को कंडक्ट कर रहे हैं विद द प्रायर परमिशन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, उनके पास क्या क्या अख्तियार है, वो क्या क्या कर सकते हैं। पहला उनके पास ये इख्तियार है कि वो अगर वहाँ से कोई कन्वेंस आ रही है, कन्वेंस को जब हमने पढ़ा डेफिनेशन क्लॉज के अंदर तो हमने उसमें एक क्राफ्ट भी पढ़ा, उसके अंदर हमने व्हीकल भी पढ़ी, उसके अंदर हमने एनिमल भी पढ़ा और भी चीज़ें वैसल भी उसके अंदर पढ़ी। तो अब कोई कन्वेंस अगर वहाँ से आ रही है तो ये भले उसके अंदर जो है वो ड्रग है वो उसे इजाज़त दे सकते हैं आने की, यानी जस्ट फॉर द पर्पज़ ऑफ डिटेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन। सेकंड ये कर सकते हैं कि नार्कोटिक ड्रग जो है साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस है, मैन्युफैक्चर्ड ड्रग है, कंट्रोल सब्सटेंस है या इनसे मुतल्लिक जो है प्रॉपर्टी है उसको आने जाने दें। किस लिए, अगर एक फॉर एग्जांपल अगर थोड़ी कोई मकदार में लेके जा रहा है आप इस वजह से इजाज़त दे रहे हैं कि इसके साथ जुड़ा हुआ जो भी इसका नेटवर्क है वो भी एक्सपोज हो सके। अच्छा, इसके लिए उनके पास ये भी इख्तियार है कि वो फोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं इस एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करने के लिए। नंबर 4 उनके पास ये है कि वो कोई भी ट्रैकिंग डिवाइस जो है वो वहाँ पे प्लेस कर सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ डिटेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पर्सन्स हु आर इन्वॉल्व्ड एंगेज्ड इन द कमीशन ऑफ ऑफेंसेस विच आर कॉग्निजेबल अंडर CNSA। अच्छा, अब इसके साथ ये लोगों को भी आने जाने दे जा सकते हैं जो कि नार्कोटिक ड्रग जिनकी पोजेशन में है या जो सेलर है नार्कोटिक ड्रग के, मैन्युफैक्चर्ड ड्रग के, कंट्रोल सब्सटेंस से या प्रॉपर्टी के। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन ये सारे के जो सारे पार्टिसिपेंट्स हैं ऐसा ना हो कि ये एक्टिविटी तो कंडक्ट कर रहे हैं फॉर द डिटेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पर्सन्स हु आर इन्वॉल्व्ड, सस्पेक्टेड जो लोग हैं इन द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस अंडर CNSA। तो ऐसा ना हो कि ये इन द पोजेशन ऑफ दैट ड्रग विच इज़ इन द पोजेशन ऑफ दीज पीपल हु आर पार्टिसिपेंट्स जस्ट टू डिसीव द ड्रग पेडलर्स के वो भी इनके साथ हैं ताकि वो उनके साथ इंफॉर्मेशन जो है डिस्क्लोज कर सकें, इन पर ही लॉ जो है वो इन्फोर्स ना हो जाए। उन्होंने कहा कि इन सारे के सारे लोगों को 24(5) ये कहता है कि इनको इंडेमनिटी हासिल है ये एक्टिविटी में जो लोग पार्टिसिपेंट्स हैं। ये फेलो ये जो था हमारा 7वां क्वेश्चन जिसको हमने इन द लाइट ऑफ प्रोविजंस ऑफ CNSA अटेम्प्ट किया। ये फेलोस आज के इस सेशन के हवाले से जो 8th क्वेश्चन हमने फार्मूलेट किया हुआ है डिस्कस सर्च वारंट एंड पावर्स ऑफ पुलिस ऑफिसर अंडर CNSA 1997। अगर हम पहले सर्च वारंट की बात करें तो या सर्च वारंट और इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो जो प्रोविजन CNSA की डील करती हैं वो सेक्शन 2236 करती हैं और इसका चैप्टर 3 इसके साथ डील करता है। अगर पहले हम इशुएंस ऑफ सर्च वारंट की बात करें तो ये इख्तियार है स्पेशल कोड का जो कि अंडर सेक्शन 46 जो है वो इस्टेब्लिश होती है CNSA 1997। अब ये दो वजूहात की वजह से ये सर्च वारंट इशू हो सकता है। पहला
ये है कि स्पेशल कोर्ट को ये रिक्वेस्ट आती है कि जनाब फ़लाँ जगह पे कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है वो कमिट हुआ है अंडर CNSA, तो आप उस जगह को सर्च करने का हमें वारंट इशू करें, परमिशन दें, इजाज़त दें। दूसरी सूरत यह है कि वो कहते हैं जी फ़लाँ बिल्डिंग के अंदर, प्लेस के अंदर, प्रेमिसेस के अंदर या कन्वेंस के अंदर नारकोटिक ड्रग, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस या कंट्रोल सब्सटेंस जो है उसके हवाले से ऑफेंस कमिट हुआ है, या उसे वहाँ पे कंसील किया गया है, या वहाँ पे उसे फर्दर ट्रांसफ़र के लिए रखा गया है, तो आप उसकी सर्च के लिए हमें सर्च वारंट जो है वो इशू करें। तो कोर्ट जो है अपने आप को सेटिस्फाई करते हुए सर्च वारंट जो है वो इशू कर सकती है। अच्छा, अब सेक्शन 20 का 2 ये कहता है कि जब सर्च वारंट इशू किया जाएगा, द पर्सन टू होम द सर्च वारंट इज बीइंग इशूड फॉर इट्स एग्जीक्यूशन, he will be having all the powers which the police officer has under section 21, 22 और 23 in connection with the search। अच्छा, ये तो था इशुएंस ऑफ सर्च वारंट। अब सर्च अगर इसके फर्दर सेक्शन 21, 22 और 23 देखें तो इन सेक्शंस के अंदर ही, या 31 आगे देखें तो इन सेक्शंस के अंदर ही पुलिस ऑफिसर्स की पावर्स भी हैं और इसके अंदर सर्च के मुतल्लिक भी डिस्कशन हुई है। अगर हम पहले पावर्स की बात करें, जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेमोराइजिंग टू कमिट आवर मेमोरी, तो इसकी 4 तरह की पावर जो हैं अगर ब्रॉडर सेंस में हम देखा जाए पुलिस ऑफिसर की, 3 जो हैं वो विद रेफरेंस टू द सर्च हैं और 1 जो है उसकी जनरल पावर है। पहली जो है वो सेक्शन 21 के अंदर है, वो इसकी पावर है पावर ऑफ एंट्री, सर्च, सीजर एंड अरेस्ट विदाउट वारंट। दूसरी इसकी पावर है पावर टू सीजर एंड अरेस्ट इन पब्लिक प्लेसेस, ये अंडर सेक्शन 22 है। तीसरी इसकी पावर है 23 के अंदर पावर टू स्टॉप एंड सर्च कन्वेंस। चौथी इसकी पावर है सेक्शन 31 के अंदर पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा। इसको फर्दर हम इन सेक्शन को एक्सप्लेन करते हैं। सेक्शन 21 ये कहता है कि ये जो अरेस्ट करने का अख्तियार है या जो सर्च करने का अख्तियार है, ये जो सीजर करने का यानी सीज करने का अख्तियार है, ये अख्तियार है पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, या कोई ऐसा ऑफिसर जो कि फेडरल गवर्नमेंट ने या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने इस हवाले से ऑथोराइज किया हो। अब ये जो शख्स है जो पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, या ऐसा ऑफिसर जो फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने ऑथोराइज किया है फॉर दिस पर्पस, उसको अगर ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कोई, या उसके नॉलेज में आता है कि कोई नारकोटिक ड्रग या साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस या कंट्रोल्ड सब्सटेंस जो है वो किसी बिल्डिंग के अंदर, प्लेस के अंदर, प्रेमिसेस के अंदर, कन्वेंस के अंदर इस हवाले से उन ऑफेंस कमिट हो रहा है या उनको कंसील किया गया है या वहाँ पे उनको रखा गया है फॉर फर्दर इट्स ट्रांसफ़र, और वो ये समझता है कि अगर मैंने वारंट इशू करवाया तो इसकी पोजेशन या वहाँ की इन ड्रग्स की अवेलेबिलिटी के हवाले से जो एविडेंस है वो डिसअपीयर हो जाएगी, या उस एविडेंस को कंसील कर दिया जाएगा, या ये जो मैं रिस्पाइट अगर उसे दूंगा जिस टाइम के अंदर मैंने सर्च वारंट इशू करवाना है, इस वक्त के अंदर वो स्केप कर जाएगा जो कि अक्यूज पर्सन है, जो कि कल्प्रिट है, तो वो विदाउट गेटिंग परमिशन और गेटिंग इशूड सर्च वारंट वो खुद इसकी सर्च कर सकता है। इस हवाले से जो जजमेंट 2012 MLD 770 भी ये बात करती है कि जो सर्च इशुएंस ऑफ सर्च वारंट जो है वो इन सर्टन केसेस में जो है वो डिस्पेंस विद किया जा सकता है। उसका रेलिवेंट पोर्शन मैं आपके सामने रखता हूँ कि रिक्वायरमेंट टू ऑब्टेन सर्च वारंट कैन बी डिस्पेंस्ड विद in cases where a quick action is required to be taken and it is difficult to obtain search warrant where due to paucity of time, apprehension of narcotics being removed or culprits having chance to escape imminent, यानी उनके भागने का वहाँ से ख़तरा है। अच्छा, अब जो पुलिस ऑफिसर्स की पार की अगर इसको फर्दर हम सिंगल आउट करके इन पाल को देखना शुरू करें तो 21A जो है वो इसकी पार का जिक्र करता है पुलिस ऑफिसर की, टू एंटर इनटू बिल्डिंग, प्लेस, प्रेमिसेस और कन्वेंस। 21B इसकी बात करता है कि वो ब्रेक ओपन कर सकता है एनी डोर अगर वो दरवाज़ा नहीं खोलते, या किसी और ऑब्स्टेकल को रिमूव करता है विच इज़ बीइंग प्लेस्ड टू गेट एस्केप्ड बाय द अक्यूज पर्सन। 21C जो है वो ये कहता है कि किसी भी वो नारकोटिक ड्रग को, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस को या कंट्रोल सब्सटेंस को जो है वो सीज कर सकता है विच आर लायबल टू कन्फिस्केशन।
किसी भी डॉक्यूमेंट को कन्फिस्केट कर सकता है, किसी आर्टिकल को कन्फिस्केट यानी सीज कर सकता है। 21D जो कहता है कि वो डिटेन कर सकता है, फर्दर सर्च कर सकता है। लेकिन इस सारी एक्सरसाइज करते हुए एक चीज़ को उसने मद्देनज़र रखता है, यानी द मोमेंट उसने सर्च की, उसने सीज किया, उसने डिटेन किया, उसके बाद इमीडिएटली आफ्टर टेकिंग अ एक्शन अंडर सब सेक्शन 1 वो क्या करेगा कि वो रिकॉर्ड करेगा रीजंस व्हाई डिड ही डिस्पेंस विद द गेटिंग ऑफ इशुएंस ऑफ सर्च वारंट, और उसके अंदर वो लिखेगा कि क्या उसका प्रपोज्ड एक्शन था और क्यों उसने ये सारा कुछ किया। उस हवाले से इमीडिएटली अपने सुपीरियर ऑफिसर को जो है वो इंटीमेट करेगा। अच्छा, इसके साथ आगे उसकी पावर जो है, ये तो थी उसकी बिल्डिंग के हवाले से कि वो बिल्डिंग में एंटर हो सकता है, सर्च कर सकता है, प्रेमिसेस में जा सकता है, ये सारी चीज़ों के हवाले से। अब सेक्शन 22 ये बात करता है कि वो किसी भी ऐसी चीज़ को जो कि नारकोटिक ड्रग है, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है या कंट्रोल्ड सब्सटेंस है, वो उनको सीज कर सकता है और इसके साथ जो ऑफेंस कमिट कर रहे हैं उनको अरेस्ट कर सकता है पब्लिक प्लेसेस के अंदर। अब पब्लिक प्लेसेस के अंदर इसको फर्दर उन्होंने डिफ़ाइन किया कि पब्लिक प्लेसेस से मुराद जो है वो कोई भी पब्लिक कन्वीनियंस है, जैसे गाड़ी आ रही है, होटल है, शॉप है और एनी अदर प्लेस है इंटेंडेड फॉर यूज बाय और एक्सेसिबल टू दी पब्लिक। अच्छा, इसके अंदर 22B ये कहता है कि किसी भी बंदे की वो सर्च कर सकता है। फॉर एग्जांपल एक बंदा आ रहा है और उसको शक है कि ये ड्रग पेडलर है और इसके पास इसकी पोजेशन में नारकोटिक ड्रग है या साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस है या कंट्रोल सब्सटेंसेस है, तो वो उसकी सर्च कर सकता है और अगर वो मिलते हैं तो उसको अरेस्ट कर सकता है। 23 बात करता है पावर टू सर्च कन्वेंस, यानी कोई भी गाड़ी है, कोई भी व्हीकल है, उसको वो रोक सकता है, उसको थारो सर्च कर सकता है। किसी एयरक्राफ्ट, जैसा कि हमने कन्वेंस के अंदर चीज़ें पढ़ी कि उसके अंदर एनिमल भी है, उसके अंदर व्हीकल भी है, उसके अंदर ट्रांसशिप भी है और उसके अंदर एयरक्राफ्ट भी है। वो एयरक्राफ्ट को जो है वो लैंड करवा सकता है और उसको सर्च कर सकता है इस हवाले से, अगर उसको ये शक है कि इसके अंदर ये इनमें से कोई चीज़ मौजूद है। 31 के अंदर इसकी जनरल पावर दी गई है। इसकी जनरल पावर यानी क्या है कि वो किसी भी शख्स को फॉर सीकिंग इंफॉर्मेशन जो है वो कॉल कर सकता है, किसी शख्स से वो इंफॉर्मेशन मांग सकता है, किसी शख्स को वो कह सकता है कि आप फलां डॉक्यूमेंट जो है वो प्रोड्यूस करें, किसी भी बंदे को वो एग्जामिन कर सकता है जिसको वो समझता है कि ही इज़ अक्वाइंटेड विद द फैक्ट्स ऑफ द केस। किसी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से वो रिक्वायर कर सकता है कोई भी डॉक्यूमेंट, जैसा कि हमने आगे जाके मैंने आपको एक सेक्शन पढ़ाया था जिसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि अगर ऐसी कोई ट्रांजैक्शंस हो रही हैं जिस पे बैंकर को ये शक है कि ये कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है जो कि नतीजा है साइकोट्रोपिक सब्सटेंस या कंट्रोल सब्सटेंसेस या नारकोटिक ड्रग्स का, तो वहाँ पर वो उसकी रिपोर्ट कर सकता है। अगर पुलिस ऑफिसर को ये शक है कि वहाँ पर ट्रांजैक्शन ऐसी हो रही हैं तो वो बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ये चीज़ें मांग सकता है विदाउट फॉलोइंग द प्रोसीजर ऑफ CRPC, जहाँ पे वो सेशन कोर्ट से उसे इजाज़त लेनी पड़ती है। अच्छा, अब इस सारे के अंदर एक और क्वेश्चन जो है वो आता है और ये अदालतों के अंदर भी काफ़ी इस बात पे डिबेट होती है, जैसा कि सब इंस्पेक्टर इज़ ऑथोराइज टू डू सर्च और अरेस्ट, ये सारी यानी एक्टिविटीज सब इंस्पेक्टर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर है। तो उन्होंने कहा कि अगर ASI करता है, यानी इफ़ द कंप्लायंस इज़ नॉट मेड और कंप्लायंस इज़ नॉट डन ऑफ द सेक्शन 21, 22 और 23, तो उसके ट्रायल पर क्या इम्पैक्ट होगा या उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। ये जजमेंट 2011 MLD 110 जिसके अंदर ये कहा गया कि ये जो सेक्शंस हैं ये डायरेक्टली इन नेचर हैं, अगर इनकी कंप्लायंस नहीं होती तो ये इरेगुलरिटी है क्योरेबल अंडर सेक्शन 37 ऑफ CRPC। इसका रेलिवेंट पोर्शन मैं आपके सामने रखता हूँ। प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 20, 21, 22 CRPC बीइंग डायरेक्टरी, non-compliance thereof would not be a ground for holding the trial oblique conviction that in the eye of law, and it would be an irregularity curable under section 537 CRPC यानी 537। ये फेलोस ये था सेक्शन 8 जिसको हमने डिस्कस किया इन द लाइट ऑफ प्रोविजंस ऑफ CNSA 1997।
ये फेलोस नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने फार्मूलेट किया है वो है जनरल प्रिंसिपल इज दैट बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन प्रोसिक्यूशन इन क्रिमिनल केसेस एंड प्रोसिक्यूशन हैज़ टू स्टैंड इट्स केस ऑन इट्स ओन फुटिंग. Can this principle be applied strictly on the cases of CNSA discussed with reference to section 29 और 30 of CNSA 1997? ये फेलोस जब हम क्रिमिनल केसेस के हवाले से जूरिस्प्रूडेंस को देखते हैं सो फार इवॉल्व इन पाकिस्तान और इन दी वर्ल्ड, तो हम दो तीन चीज़ें अमूमी तौर पे इसके मतलब सुनते हैं. पहली बात हम ये सुनते हैं कि क्रिमिनल केसेस के अंदर और ये जजमेंट्स के अंदर रिपीटेडली इस बात को जो है वो इंडोर्स किया गया कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है दैट इज़ ऑलवेज ऑन द शोल्डर्स ऑफ द प्रोसिक्यूशन इन क्रिमिनल केसेस एंड accused is considered to be a favorite child of the law. अब जब QSO को हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर एक सेक्शन आता है 121 जहाँ पर जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो शिफ्ट होता है फॉर द टाइम बीइंग जब अक्यूज जो है वो ये प्ली लेता है कि उसका केस जो है वो किसी या तो जनरल एक्सेप्शन में फॉल करता है, यानी वो बच्चा था या इंटॉक्सिकेटेड, उसको नशा दिलाकर जो है ऑफेंस कमिट करवाया गया, सो एंड सो फोर्थ, यानी जनरल एक्सेप्शन जो 79 से शुरू होती हैं और 96 तक 106 तक सेल्फ डिफेंस भी उसमें आ जाता है. उसमें अगर कोई भी एक्सेप्शन लेता है या जैसे डेफेमेशन के अंदर आगे सेक्शन 500, 499 और 500 में जाके वो ये कहता है कि मेरा जो केस है वो स्पेशल एक्सेप्शन के अंदर फॉल करता है, तो फॉर द टाइम बीइंग उस पर जो है वो बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाता है. लेकिन शिफ्टिंग ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ डजंट मीन कि उसने ही वो केस को जो है वो सारे के सारे को डिस्प्रूव करना है जो कि एलिगेशन उसके अगेंस्ट लगे हुए हैं. उसका बर्डन ऑफ प्रूफ हैज़ बीन शिफ्टेड टू द एक्सटेंट ऑफ प्ली विच हैज़ बीन टेकन बाय हिम ओनली. अब अगर वो उसको प्रूव नहीं करता तो कोई एडवर्स व्यू उसके मतलब नहीं लिया जाएगा. प्रोसिक्यूशन हैज़ टू स्टैंड इट्स केस ऑन इट्स ओन फुटिंग और प्रोसिक्यूशन ने ही उसको एस्टेब्लिश करना है और एनी आयोटा ऑफ डाउट इज एक्सप्लॉइटेड इन द फेवर ऑफ अक्यूज्ड एंड प्रोसिक्यूशन हैज़ टू प्रूव द केस बियॉन्ड द शैडो ऑफ डाउट. ये क्रिमिनल केसेस के अंदर जो एक जनरल प्रिंसिपल है वो ये है. लेकिन जब हम CNSE की बात करते हैं और पर्टिकुलरली इसके सेक्शन 29 की बात करते हैं तो सेक्शन 29 जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट बात करता है. ये कहता है कि in trials under this act it may be presumed unless and until the contrary proof that the accused has committed an offence under this act in respect of any narcotic drugs, psychotropic substances or controlled substances, any cannabis, coca or opium poppy plant growing on a land which he has cultivated, any apparatus specially designed or any group of utensils specially adapted for the production and manufacture of any narcotic drug, psychotropic substances or controlled substances, any material which have undergone any process towards the production or manufacture of any narcotic drug, psychotropic substances or controlled substances, or any residue left of the materials from which a narcotic drug, psychotropic substances, controlled substances has been produced or manufactured for the possession of which he fails to account satisfactorily. ये कह रहा है कि अगर आपने नार्कोटिक ड्रग, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस या कंट्रोल सब्सटेंसेस में कोई भी आपने कल्टीवेट किया दैट हैज़ बीन फाउंड इन योर पोजेशन, यानी एट योर लैंड, अगर आपकी ज़मीन में वो उगा हुआ है तो ये समझा जाएगा कि आपने ऑफेंस कमिट कर दिया सेक्शन 5 के तहत. अगर आपकी पोजेशन में मिल गई कोई चीज़ तो ये समझा जाएगा कि आपने ऑफेंस कमिट कर दिया. यानी ये वाली बात जो कि क्रिमिनल लॉ के अंदर दो चीज़ें हैं, एक्टस्टियस और मेंजरिया. यानी अगर आपने किसी शख्स को गिल्टी ठहराना है किसी ऑफेंस के हवाले से तो आपने दो चीज़ें इस्टेब्लिश करनी है कि इसका गिल्टी माइंड था और इन द एग्जीक्यूशन ऑफ दैट इंटेंशन इसने जो है वो एक्टस्टियस किया और उसके नतीजे में ये ऑफेंस कमिट हो गया. यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो मेंजरिया है वो एलिमेंट ऑफ मेंजरिया जो है वो इस्टेब्लिश करना प्रोसिक्यूशन की ज़रूरत नहीं होती. प्रोसिक्यूशन का सिर्फ ये काम है कि उसने ये इस्टेब्लिश करना है कि इसकी पोजेशन से ये चीज़ मिली है. अनटिल अगला काम क्या है, अदालत ने ये प्रिज्यूम कर लेना है कि अगर इसकी पोजेशन से ये मिली है तो इसने ही ऑफेंस कमिट किया है. और अब आगे अदालत ने ये प्रिज्यूम कर लिया, अब आगे जो अक्यूज्ड है उसने इस प्रिजम्पशन को डिसलॉज करना है. यानी प्रोसिक्यूशन ने इनिशियल बर्डन ऑफ प्रूफ इस्टेब्लिश कर दिया रिगार्डिंग द पोजेशन ऑफ नार्कोटिक ड्रग, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस और कंट्रोल सब्सटेंसेस इन द पोजेशन ऑफ द अक्यूज पर्सन.
अब जब उसने ये इस्टेब्लिश कर दिया तो बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो गया ऑन दी अक्यूज्ड। अब उसने डिसलॉज करना है, ये डिसप्रूव करना है कि उसने ऑफेंस कमिट नहीं किया। इस ये थोड़ा सा डिफरेंट है जो कि जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लॉ है। इस हवाले से जो जजमेंट मैं आपके सामने रखता हूँ जिसमें कैटेगोरिकल इस बात को इंडोर्स किया गया जो कि इस सेक्शन के अंदर और फर्दर उसको एक्सप्लेन किया गया, ये है 2012 PCRLJ पेज 313 पेशावर की। लिखा सेक्शन 29 CNSA 1997 cast duty upon the court to presume in a trial under the act that accused has committed the offence under that act until contrary was proved. If the case was of possession of narcotic drug, then prosecution has to first establish the fact that the narcotic drug were secured from possession of accused, and the court was required to presume that accused was guilty unless accused proved that he was not in possession of such drug. इसी तरह 2014 MLD पेज 705 के अंदर भी यही बात लिखी गई कि prosecution can't be totally absolved of its obligation and duty of initially establishing a prima facie case of recovery of contraband from accused, and only after said initial burden is discharged by the prosecution that onus shifts upon the accused to prove its innocence. इसी तरह 2016 PCRLJ पेज 112 के अंदर है, according to section 29 of CNSA, once prosecution established the recovery beyond reasonable doubt, then burden is shifted to accused. Dear fellows, ये थोड़ा सा burden of proof के हवाले से with regard to section 29 जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं क्रिमिनल लॉ के, उससे हट के बात थी जो हमने अटैम्प्ट करने की कोशिश की इन द लाइट ऑफ प्रोविजंस ऑफ CNSA और इन द लाइट ऑफ जजमेंट्स ऑफ सुपीरियर कोर्ट। आज का जो 10th नंबर क्वेश्चन है हमारा वो है डिस्कस इन डिटेल फ्रीजिंग फॉरफीचर एंड कन्फिस्केशन इन डिटेल इन द लाइट ऑफ प्रोविजंस ऑफ CNSA 1997। फेलोस, पहले हम फ्रीजिंग को देखते हैं, फिर हम फॉरफीचर को देखेंगे, फिर कन्फिस्केशन को देखेंगे। ये वर्ड्स ऑल्टरनेटिवली हम यूज़ कर देते हैं। इन सारी प्रोविजंस को डिस्कस करने के बाद फिर हम फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग इनका थोड़ा सा डिफरेंस भी बयान करेंगे कि इनके दरमियान डिफरेंस क्या है। अगर हम फ्रीजिंग को पहले देखें तो इसको CNSA ने खुद ही डिफ़ाइन किया है और ये सेक्शन 2O के अंदर डिफ़ाइन हुआ है। और अगर फ्रीजिंग और फॉरफीचर ऑफ एसेट्स या कन्फिस्केशन की बात करें तो ये सेक्शन 37 to 44 तक जाते हैं और ये चैप्टर 4 इनके साथ डील करता है। अगर पहले फ्रीजिंग की बात करें तो फ्रीजिंग बुनियादी तौर पे एक प्रोहिबिटरी ऑर्डर है ऑफ द कोर्ट या किसी ऑथोराइज्ड ऑफिसर का जो कि अंडर दिस एक्ट जो है वो ऑथोराइज्ड है। किस चीज़ के हवाले से कि वो एसेट को ट्रांसफ़र नहीं करेगा, उसकी कन्वर्जन नहीं करेगा, उसकी डिस्पोजल नहीं करेगा, उसकी मूवमेंट नहीं करेगा, और इसके अंदर और जो चीज़ें शामिल हैं वो होल्डिंग है, कंट्रोलिंग है, अस्यूमिंग कस्टडी है। यानी अगर एक बंदा इस CNSA के तहत जिसके एसेट्स की फ्रीजिंग का ऑर्डर हुआ है, अभी एसेट को आगे हम डिफ़ाइन करते हैं कि एसेट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। पहले हम ये समझ लेते हैं कि फ्रीजिंग क्या है। फ्रीजिंग ये है कि जिस बंदे की एसेट्स की फ्रीजिंग का ऑर्डर दे दिया गया है उससे मुराद यह है कि उस शख्स को रोक दिया गया है, अदालत ने रोक दिया है या ऑथोराइज ऑफिसर ने रोक दिया कि भाई ये वाले एसेट आपने यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं करने, इनको किसी और एसेट में कन्वर्ट नहीं करना, या इसको डिस्पोज ऑफ नहीं करना, या उस एसेट की किसी और बंदे को कहा कि आप इसकी होल्डिंग करें, आप इनको कंट्रोल करें, या आप इनकी कस्टडी को अस्यूम कर लें। अब इसके अंदर चूँकि फ्रीजिंग ऑफ एसेट्स का यूज़ हुआ है तो एसेट को डिज़ाइन करना बहुत ज़रूरी है। इसको 2B ने डिफ़ाइन किया है। एसेट्स के अंदर कहा गया कि ये प्रॉपर्टी है। एसेट से मुराद प्रॉपर्टी है जो ओन की जा रही है, कंट्रोल की जा रही है, या किसी अक्यूज पर्सन से बिलोंग कर रही है। ये डायरेक्टली भी वो कर सकता है, इनडायरेक्टली भी कर सकता है। ये उसकी स्पाउस के नाम भी हो सकती हैं, उसके रिलेटिव्स के नाम भी हो सकती हैं, उसके एसोसिएट्स के नाम भी हो सकती हैं। ये पाकिस्तान के अंदर भी हो सकती है और पाकिस्तान के बाहर भी हो सकती है, लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि जब उससे ये पूछा जाता है कि फ्रॉम वेयर डिड यू अक्वायर दीज एसेट्स, तो वो उसका सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे पाता, तो हम उसको एसेट्स बोलते हैं। अब जब हमने एसेट्स को देखा तो एसेट ने कहा मीन्स यानी प्रॉपर्टी।
अब प्रॉपर्टी को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि प्रॉपर्टी से क्या मुराद है। इसको 2C ने डिफाइन किया। इन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी से मुराद जो है वो हर तमाम किस्म की प्रॉपर्टी है जिसमें कारपोरियल यानी जिनकी फजीक है, जैसे कोई घर है, कोई गाड़ी है, और इनकारपोरियल यानी वो चीज़ें जो इनटेंजिबल हैं, जैसे पेटेंट्स हैं, कॉपीराइट्स हैं, इस तरह, या गुडविल है, इस तरह की जो चीज़ें हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी इसमें शामिल है, टेंजिबल शामिल है, इनटेंजिबल शामिल है, इसमें रियल एस्टेट जो आपकी ज़मीनें हैं ये शामिल है, इसमें पर्सनल प्रॉपर्टी जो आपने रिंग्स हैं, आपकी घड़ी है, आपका मोबाइल है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो शामिल हैं। अच्छा, और इसके अंदर वो चीज़ें शामिल हैं जो कि यूज़ होती हैं किसी ऑफेंस की कमीशन के लिए, जो कि ऑफेंस है अंडर CNSA, या उस ऑफेंस की अबेटमेंट के लिए। इसके अंदर वो तमाम शेयर शामिल हैं, वो इंटरेस्ट शामिल हैं जो किसी भी एक्यूज शख्स के कॉर्पोरेट बॉडी के अंदर हैं, कंपनी के अंदर हैं, फर्म के अंदर हैं, बिजनेस कंसर्न के अंदर हैं, सोसाइटी के अंदर हैं, या किसी फंड जो इस्टेब्लिश हुआ है उसके अंदर है। इसके अंदर वो तमाम डॉक्यूमेंट्स भी शामिल हैं जो उसे इंटाइटल करते हैं तो किसी ज़मीन का मालिक बनने के, किसी गुड्स के, किसी प्रॉपर्टी के, खा वो सिचुएटेड है पाकिस्तान के अंदर या बाहर है, या कोई भी मनी है इन कैश में, वो भी इसमें शामिल है। वैल्यूएबल सिक्योरिटी भी इसके अंदर शामिल है जो कि गवर्नमेंट ने इशू की हो। अब हमें जो फ्रीजिंग, एसेट्स और प्रॉपर्टी, इन तीनों को मिला के हमें जो कॉन्सेप्ट हमारा बना वो ये बना कि जो अक्यूज पर्सन है ऑफ द कमीशन ऑफ ऑफेंस अंडर CNSA, उसके पास अगर वो एसेट्स हैं, एसेट्स को हमने डिटेल के साथ देख लिया, प्रॉपर्टी को डिटेल के साथ देख लिया, उनको ट्रांसफ़र, कन्वर्जन, डिस्पोजल से रोकने के लिए जो ऑर्डर पास किया जाता है उसको हम फ्रीजिंग कहते हैं। ठीक, अब अगला इससे क्वेश्चन ये है कि इस फ्रीजिंग का ऑर्डर कौन पास करेगा। अब जब हम सेक्शन 37 को पेरूज करते हैं तो सेक्शन 37 3 अथॉरिटीज़ हमें बताता है। एक अथॉरिटी की जो पावर है वो एब्सोल्यूट है, और 2 अथॉरिटी की जो पावर है वो सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस है। उनमें स्पेशल कोर्ट है 37(1) के तहत, और डायरेक्टर जनरल है 37(2) के तहत, और एन ऑफिसर ऑथोराइज्ड अंडर सेक्शन 21 ये 37(2) के तहत है। अब एब्सोल्यूट पावर जो स्पेशल कोर्ट की है वो क्या है। कहते हैं कि वेयर द स्पेशल कोर्ट ट्राइंग एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट इज सेटिस्फाइड दैट देयर अपीयर्स रीजनेबल ग्राउंड फॉर बिलीविंग दैट द अक्यूज्ड हैज कमिटेड सच ऑफेंस, इट मे ऑर्डर द फ्रीजिंग ऑफ एसेट्स ऑफ अक्यूज्ड, हिज रिलेटिव्स, एसोसिएट्स। जहाँ पे कोर्ट को ये रीजनेबल डाउट आ गया कि ये अक्वायर इसने की है नारकोटिक से, तो वो उसको फ्रीज कर सकता है, उसकी भी, उसके रिलेटिव्स की और उसके एसोसिएट्स की भी। अच्छा, अब जो ऑफिसर है, जो दूसरा जो हमने देखा कि इसके अंदर जो ऑर्डर पास कर सकता है वो डायरेक्टर जनरल है और ऑफिसर ऑथोराइज्ड अंडर सेक्शन 21 है। ये इसके मुताल्लिक ये जैसे मैंने कहा ये सब्जेक्ट टू कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन ये है कि विदिन 7 days ऑफ द फ्रीजिंग शैल प्लेस बिफोर द कोर्ट द मटीरियल ऑन द बेसिस ऑफ विच फ्रीजिंग वाज मेड एंड फर्दर कंटिन्यूएशन ऑफ द फ्रीजिंग आर अदरवाइज शैल बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट। डायरेक्टर जनरल ने या इसने एक प्रॉपर्टी को फ्रीज कर लिया, एसेट को फ्रीज कर लिया, विद इन 7 days ही हैज़ टू प्लेस बिफोर द स्पेशल कोर्ट के जनाब मैंने ये फ्रीज कर लिया, अब आगे फर्दर हुक्म क्या है। ये किस स्टेज पे हो सकता है? ये ड्यूरिंग ट्रायल हो सकती है फ्रीजिंग, और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। लेकिन डायरेक्टर जनरल जो है वो अगर करता है तो उसके लिए क्या शर्त है? डायरेक्टर जनरल और एज द केस में भी द ऑफिसर फ्रीजिंग any asset shall within 3 days inform the special court about such freezing, and the special court shall after notice to the person whose assets have been frozen by an order in writing, उसको वो कंफर्म कर सकता है, उसको रिसिंड कर सकता है, उसको वेरी कर सकता है। ये जो फ्रीजिंग इन्होंने की है। अब 2 चीज़ें हमारे सामने आई, पहले 7 days का जिक्र आया और फिर 3 days का जिक्र आया। 3 days का जिक्र किया आया कि उसने इंटीमेशन देनी है, 7 days का जिक्र किया आया कि उसने उस सारे मटेरियल को प्लेस करना है बिफोर दी कंसर्न स्पेशल कोर्ट। अब अंडर सेक्शन 41 ये बात करता है कि जिस प्रॉपर्टी को फ्रीज किया गया है, अगर ड्यूरिंग फ्रीजिंग यानी व्हेन द ऑर्डर ऑफ फ्रीजिंग वाज इन फील्ड इंटैक्ट एंड वाज नॉट सेट असाइड, वाज नॉट रिसिंडेड और वेरीड और सेट असाइड बाय द कोर्ट, अगर कोई बंदा उसे एलियनेट करता है तो वो ऑफेंस है अंडर सेक्शन 41(2).
जिसकी जो सज़ा है 3 years और विद फाइन और विद बोथ। अब हमने ये जो हमने देख लिया ये फ्रीजिंग के हवाले से। अभी हम देखते हैं फोर फीचर के हवाले से। अगर हम फोर फीचर की बात करें तो फोर फीचर को CNSA 1997 ने डिफ़ाइन नहीं किया, तो इसलिए हमें रिजॉर्ट करना पड़ेगा जो लेक्सिकोग्राफीज़ हैं लॉ की उनसे कि फोर फीचर से क्या मुराद है। फोर फीचर की जो जनरल डेफिनेशन है वो है फोर फीचर इज़ द लॉस ऑफ एनी प्रॉपर्टी विदाउट कंपनसेशन एज अ रिजल्ट ऑफ डिफॉल्टिंग ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन और एज अ पेनल्टी फॉर इलीगल कंडक्ट। ये दो सूरतों में होता है, दो लोग पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में अगर फुलफिल नहीं करते तो दूसरी पार्टी जो टर्म्स कंडीशन होती हैं उनकी नॉन कंप्लायंस में एक पार्टी की जो प्रॉपर्टी है वो फोरफीट हो सकती है। लेकिन यहाँ पे हमारा ये है कि अगर कोई इलीगल कंडक्ट आपने एक्ट किया है और उसकी सज़ा के तौर पे आपकी प्रॉपर्टी जो है वो एज अ पेनल्टी फोरफीट हो जाएगी, यानी जब्त हो जाएगी इन द फेवर ऑफ द गवर्नमेंट। अब इसके अंदर ये कौन इसका ऑर्डर पास कर सकता है, कब इसका ऑर्डर पास हो सकता है और किसकी फेवर में ये फोरफीट होगी और किसके अगेंस्ट ये ऑर्डर पास होगा। पहले जब हम ये देखें कि अदालत का स्पेशल कोर्ट का इस्तेहकाक है कि वो ये ऑर्डर पास कर सकती है और ये दो सूरतों में ऑर्डर पास करेगी। अगर अंडर सेक्शन 13 वो उसे सज़ा दे रही है, अंडर सेक्शन 13 क्या है कि उसे ये पता चल जाता है कि ये जो एसेट्स हैं ये इसने अक्वायर किए हैं थ्रू नारकोटिक ड्रग, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस या कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस, तो वो उसके जो एसेट हैं उसको फोरफीट करने की हुक्म दे सकती है अगर वो अंडर सेक्शन 13 प्रोसीड कर रही है। दूसरा सेक्शन 19 के तहत अगर 3 साल से ज़्यादा सज़ा उसे अदालत देती है तो उसकी फोरफीचर का ऑर्डर जो है वो अदालत पास कर सकती है। अब इसका प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर इसका ये है कि डायरेक्टर जनरल या ऑथोराइज ऑफिसर जो है वो एप्लीकेशन मूव करेगा बिफोर द कंसर्न कोर्ट, जो स्पेशल कोर्ट हमने जिक्र किया जिसका, और उसके अंदर लिस्ट डाउन करेगा कि ये प्रॉपर्टी इसकी है, ये इसकी एसोसिएट्स की है, ये इसके रिलेटिव्स की है या एनी अदर पर्सन जो कि इससे रिलेटेड है, और ये पता चलता है कि ये इस बंदे ने जो एसेट्स अक्वायर किए थे वो फलां बंदे के पास हैं। उन सारों की लिस्ट देंगे और उस लिस्ट पर अगर अदालत इस नतीजे पर सेटिस्फाई होती है तो वो फोरफीचर का ऑर्डर पास कर सकती है। लेकिन कोर्ट अपने आप को ये सेटिस्फाई करेगी कि ये जो इसने एसेट्स हैं ये डिराइव किए हैं, जनरेट किए हैं या अटेन किए हैं या ऑब्टेन किए हैं थ्रू इन तीनों चीज़ों के, नारकोटिक ड्रग, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस या कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस के। अच्छा, अब इसके अंदर एक बात बहुत ज़रूरी है कि जब उसकी फोरफीचर का ऑर्डर पास किया जाएगा, बिफोर द पासिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ फोरफीचर ही विल बी अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ अ हियरिंग के एक्सप्लेन वाई दिस ऑर्डर ऑफ फोरफीचर शुड नॉट बी पास्ड अगेंस्ट यू। वो बताएगा जनाब ये मेरे एसेट तो हैं लेकिन मैंने ये इन चीज़ों से हासिल नहीं किए, उनकी एक्सप्लेनेशन देगा। अगर उसकी कोई एक्सप्लेनेशन प्लाजिबल है तो इन ईदर वे कोर्ट जो है वो प्रोसीड विद कर सकती है। अच्छा, अब अगर ये जो उसके एसेट्स हैं किसी, जैसे हमने पहले देखा कि उसके शेयर्स हैं कोई कंपनी के अंदर, तो वो भी फोरफीट हो सकते हैं। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग इसके अंदर प्रोविजन है अंडर सेक्शन 40 कि अगर उसको कोई सज़ा नारकोटिक्स के अंदर फॉरेन कंट्री के अंदर हुई है तो उसके एसेट्स यहाँ पाकिस्तान के अंदर फोरफीट हो सकते हैं। वही जो डायरेक्टर जनरल है वो एप्लीकेशन मूव कर सकता है। और लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि जिस तरह फॉरेन जजमेंट के सारी आपको पता है CPC में हम पढ़ते हैं कि फॉरेन जजमेंट पर अगर आपने अमल करना है तो उसकी ये कंडीशन जो है वो फुलफ़िल करना ज़रूरी है। तो वहाँ पे अब आखिरी बात इस हवाले से फोरफीचर के हवाले से वो ये है कि फोरफीचर जो होगी वो इन द फेवर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट होगी और इससे जो चीज़ें हासिल होगी जब हमने एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल फंड देखा उसके अंदर इसकी प्रोसीड जो है वो इस्तेमाल हो सकती हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस क्वेश्चन के हवाले से जो हमने डिस्कस करना है वो है कन्फिस्केशन। कन्फिस्केशन अगेन जो है वो CNSA ने डिफ़ाइन नहीं किया, लेकिन इसको जनरल पार्लेंस में हम दे सकते हैं कि ये द एक्शन ऑफ टेकिंग और सीजिंग समवन्स प्रॉपर्टी विद अथॉरिटी, इसको हम कन्फिस्केशन कहते हैं, यानी अपने कब्जे में ले लेना या अपनी कस्टडी में ले लेना। अब जब हम इसकी कन्फिस्केशन की बात करते हैं तो इसको 32 सेक्शन जो है वो डील करता है। सेक्शन 32 ये कहता है कि अगर
ऐसी प्रॉपर्टी जो कि नारकोटिक ड्रग है, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस है, कंट्रोल सब्सटेंसेस है, मटेरियल्स हैं, अपरेटस है एंड यूटेंसिल्स हैं, ये अगर फॉर द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच और बाय मीन्स ऑफ विच सच ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड, यानी या तो इनके साथ ऑफेंस कमिट हुआ है या इनके मीन से जो है वो ऑफेंस कमिट हुआ है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो लायबल टू कन्फिस्केशन है। अब अगेन ये जो अख्तियार है ये स्पेशल कोर्ट का है। स्पेशल कोर्ट ये ऑर्डर कब पास करेगी? स्पेशल कोर्ट ऑर्डर उस वक्त पास करेगी जब अक्यूज को या एक्यूटल देगी या कन्विक्शन देगी, उस वक्त तो डिसाइड करेगी कि जो फ्रोजन था या सीज्ड था वो लायबल टू कन्फिस्केशन है या नहीं है। इसमें अगेन ये वाली बात बड़ी ज़रूरी है कि फॉर एग्जांपल एक व्हीकल कब्जे में ली जाती है, यूटेंसिल्स कब्जे में लिए जाते हैं या रिसेप्टेकल्स कब्जे में लिए जाते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि अगर उसको मौका दिया जाए हेयरिंग का, फॉर एग्जांपल अगर ऑनर ऑफ द व्हीकल ये कहता है कि मेरे इल्म ही नहीं था कि मेरी इल्म जो गाड़ी है दैट इज़ बीइंग यूज्ड फॉर ट्रांसफ़र ऑफ नारकोटिक ड्रग या साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस या कंट्रोल सब्सटेंसेस, अगर वो प्लाजिबल एक्सप्लेनेशन दे देता है तो फिर उसकी वो गाड़ी जो है वो कन्फिस्केट नहीं होगी। अच्छा, इसके अंदर अगर अब हम थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करें फॉर दी sake of committing these three concepts to our memory के फ्रीजिंग, फॉरफीचर और कन्फिस्केशन के अंदर फ़र्क क्या है। फ्रीजिंग को हमने देखा कि ये बुनियादी तौर पे एक प्रोहिबिशन ऑर्डर है जो अक्यूज़ को दिया जाता है कि आप ना ट्रांसफ़र करेंगे, ना कन्वर्ट करेंगे, ना इसकी डिस्पोजल करेंगे अपने एसेट्स की। आगे हमने एसेट में देखा कि ये प्रॉपर्टीज है। बुनियादी तौर पे ये प्रोहिबिटरी ऑर्डर है जो कि रोकता है ट्रांसफ़र करने से, कन्वर्जन करने से और उसकी डिस्पोजल करने से। फोर फीचर हमने ये देखा कि फोर फीचर बुनियादी तौर पे जब्तगी है इन द फेवर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। किस चीज़ की? एसेट्स की। अब उसके अंदर क्या चीज़ें आ रही हैं कि वो चीज़ें जो कि इससे उसने अक्वायर की हैं। ठीक, कन्फिस्केशन को हमने जब पर्टिकुलरली CNSA के कॉन्टेक्स्ट में देखा तो हमने देखा कि ये वो चीज़ें हैं जिनके साथ या तो ऑफेंस कमिट हो रहा है या जिनके ज़रिए ऑफेंस कमिट हो रहा है, यानी या वो नारकोटिक ड्रग है, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस है, या वो कंट्रोल सब्सटेंसेस है, या यूटेंसिल्स हैं जिनके ज़रिए वो बन रही है, या व्हीकल है जिसके ज़रिए वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं। यानी ऑल द पैराफर्नेलिया एंड द नारकोटिक ड्रग्स, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस और कंट्रोल सब्सटेंसेस, इनकी को जब जब्त किया जाएगा तो इनको हम कन्फिस्केशन कहेंगे। एसेट्स को जब जब्त किया जाएगा उसको हम फोर फीचर कहेंगे। और फ्रीजिंग हम सिर्फ ट्रांसफ़र, कन्वर्जन और उसकी डिस्पोजल को रोकने के ऑर्डर को कहेंगे। ये था हमारा CNSA जिस पर हमने कंप्रीहेंसिवली एग्जॉस्टिवली जो है डिस्कशन करने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन हमारा आपको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।